हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी आरबीयू एनएल TG2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 21 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 को कवर करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 100 के आगे से होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सभी लोग इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के साथ किया जाता है। यानी कि लीक ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, लीक ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके कोर पर कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया जाता है जिससे वहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी कारण से उसमें लोड का फ्लक्चुएशन यानी कि करंट की वैल्यू का फ्लक्चुएशन होता है, तो कोर में कुछ ऐसा डिजाइन रहता है जिसमें लीकेज फ्लक्स होता है। इसमें लीकेज फ्लक्स होने की वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है उस करंट के लेवल को कंट्रोल कर सकता है, या इसको करंट को सहन करने की इसमें क्षमता ज़्यादा होती है। इस तरीके के ट्रांसफार्मर को हम लीक ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यह ट्रांसफार्मर जो यूज किया जाता है सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम वेपर लैंप में यूज किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोडियम वेपर लैंप क्यों? क्योंकि देखिए, सोडियम वेपर लैंप को स्टार्ट करने के लिए इसके बीच में, जो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क किया जाता है, तो उसमें एक चोक या ब्लास्ट लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लीक ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है कि पहले स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज क्रिएट करना, और जैसे यह बल्ब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद इसके करंट को लिमिट में करना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, निम्नलिखित प्रतीक में कौन सा उपकरण दिखाया गया है। यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि इस सिंबल का नाम क्या है। इस सिंबल का नाम है यूजेटी। यूजेटी का फुल नेम होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सामान्यतः, यहाँ डैश दिया हुआ है, ये क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखिए जो डिजाइन किया जाता है, इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए तो समझो, क्रोड हानियाँ ताम्र हानियों से कम होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि CU जो है, सॉरी, PI आयरन लॉसेज की वैल्यू जो है कॉपर हानि से कम होती है, PCU। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर की दो कैटेगरी बनाई गई है। एक पावर ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है ये 100% लोड के अकॉर्डिंग इसका डिजाइन किया जाता है। यानी कि जब 100% लोड दिया जाएगा तब इस कंडीशन में पी आई इक्वल टू PCU यानी कि कॉपर लॉस और कॉपर हानि CU दोनों इक्वल होंगे जब 100% लोड होगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसका जो डिजाइन किया जाता है 50% लोड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यानी कि 50% लोड पर PI=PCU होता है। लेकिन जैसे 50% से ऊपर जब लोड डाला जाता है तब PCU की वैल्यू बढ़ जाती है और PI की वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है। देखिए, जो आयरन लॉस होता है हर लोड पे कांस्टेंट होता है, और कॉपर लॉस जो होता है हर लोड पर अलग अलग के लिए बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, क्रोड हानियाँ ताम्र हानियों से कम होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कंडीशन है। और अगर मान लीजिए पावर ट्रांसफार्मर होता तो कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होगा, क्योंकि यह 100% लोड के लिए डिजाइन किया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है, कटआउट फ्यूज, यहाँ डैश दिया है, का संयोजन होता है। संयोजन देखिए, इसका जो डिजाइन किया जाता है कुछ इस प्रकार किया जाता है। देखिए,
अगर मान लीजिए इसको देखेंगे, एक इसका बेस बना दिया जाता है और बेस बनाने के बाद जो है और इसी में मान लीजिए हम एक फ्यूज लगा देते हैं, कुछ इस तरीके मान लीजिए फ्यूज लगा दिया गया है। तो इसका काम क्या है कि जब फ्यूज लगाते हैं तो यह क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, और जैसे फ्यूज हटा देंगे या जैसे हटा देंगे तो यह ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। फ्यूज और स्विच की जैसा यह क्लोज एंड ओपन किसका काम करता है, फ्यूज और स्विच का। और लेकिन जब फ्यूज यूनिट लगी है, जैसे ओवरलोडिंग होती है तो वो मेल्ट कर जाता है, यानी कि यह दो के दोनों का कम्बिनेशन है, इसलिए हम इसको ये बोल सकते हैं फ्यूज और स्विच का कम्बिनेशन है, तो संयोजन है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, अभ्रक का परावैद्युतांक वायु के लगभग यहाँ डैश दिया गया है के बराबर होता है। तो जो अभ्रक होता है या माइका जो होता है, इसका वायु की अपेक्षा में इसका जो परावैद्युतांक होता है, इसकी वैल्यू 5 टाइम होता है, 5 गुना होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी वाला होगा, परावैद्युतांक, या इसको हम बोल सकते हैं परमिटिविटी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है, 6 ध्रुवों और 40 कुंडलियों वाली किसी कम्यूटेटर मशीन के लिए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या निर्धारित कीजिए। देखिए, जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है उस सेगमेंट की संख्या डिपेंड करता है उस मोटर में, इसे लैप वाइंडिंग है या कम्यूटेटर लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है, उसमें जितने कॉइल लगेंगे उतने उसमें सेगमेंट लगाने होते हैं। यानी कि सेगमेंट इक्वल टू होगा कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है ये इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल, दोनों जो है बराबर रखे जाते हैं, जितने कॉइल लगेंगे उतने ही सेगमेंट यूज किए जाते हैं। इसलिए इसमें देखें कॉइल या कुंडलियों की संख्या 40 है, तो इसमें सेगमेंट की संख्या भी 40 ही रखी जाती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, या ये कह सकते हैं इसमें मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सी कमियां है या नॉट एडवांटेज। यहाँ इसमें नेगेटिव आंसर ये है, तो इसमें जो कमियां नहीं है, जो इसमें कमियां हैं या इसका अच्छाइयाँ नहीं है, इसका जो अच्छाइयाँ नहीं है यूनिफॉर्म स्केल, यानी कि इसका नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, और यहाँ इसका नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, या ये बोल सकते हैं क्रैम्ड स्केल टाइप का ये आयरन टाइप का होता है। तो लेकिन यहाँ गलत पूछा जा रहा है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए, यूनिफॉर्म स्केल। इस इंस्ट्रूमेंट में यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, जिस भवन की संस्थापन प्रणाली भू संपर्कित हो उससे कितनी दूरी तक इलेक्ट्रोड या अर्ध इलेक्ट्रोड स्थित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई घर है, इस घर को अगर हमें अर्थिंग की व्यवस्था करनी है तो हमें कितनी दूरी पर, यानी कि उस रेंज के अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी कि कितने मिनिमम रेंज पर हम इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल करेंगे। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, सपोज कर लीजिए, तो इसको इलेक्ट्रोड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे आगे हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, नियॉन टेस्टर में अधिकतम वोल्टेज पर करंट यहाँ डैश दिया है से अधिक नहीं होने दिया जाता है। देखिए, नियॉन टेस्टर जो लैंप होता है, इस लैंप का जो वोल्टेज का लेवल होता है मैक्सिमम 500 तक के हम इसकी टेस्टिंग के लिए इसमें
अनुमति दी जाती है और इतने के लिए यह डिज़ाइन किया जाता है नियॉन टेस्टर लैंप को। और जब हम 500 अप्लाई करते हैं या मान लीजिए जब टेस्टिंग किया जाता है 500 किसी कंडक्टिंग वायर को, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ये मान लीजिए टेस्टर लैंप है, इसकी वैल्यू 500 है। जब इस पर टेस्ट करते हैं तो इस पर लगभग 300 माइक्रो एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए, या इतने के लिए यह डिज़ाइन किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है ये है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पूर्ण भार पर चलने वाली 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णक आवृत्ति यानी कि रोटर की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, घूर्णक गति की गणना करिए। यहाँ पर क्या है कि एन आर यानी कि रोटर की गति की हमें गणना करनी है। अब हमें देखिए एफ आर की वैल्यू यानी कि रोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, रोटर के अंदर जो वोल्टेज क्रिएट होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 1.5 हर्ट्ज है। और एन एस अगर हम 6 पोल के लिए निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1000 आरपीएम होगा। 1000 आरपीएम है तो हम इसमें सबसे पहले निकाल लेंगे स्लिप, और एफ है सोर्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। देखिए एनएस निकालने के लिए सबसे पहले हम स्लिप निकालेंगे। जब स्लिप निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है एफ आर इक्वल टू होता है एस इंटू एफ। तो एस की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है, एफ आर की वैल्यू कितनी है 1.5 इक्वल टू एस हमें नहीं मालूम है, एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज अब हम एस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.5 डिवाइड बाई 50। अब इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.03 स्लिप आ रही है। अगर हमें 0.03 स्लिप मिल रही है, अब इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है एन आर रोटर की स्पीड इक्वल टू होता है 1 माइनस एस मल्टीप्लाई एन एस सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 1000। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 3%, इसको निकालेंगे यानी कि 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.97 मल्टीप्लाई 1000, तो इसकी वैल्यू आएगी 970 आरपीएम। इस स्पीड से मोटर रन करेगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है 970 किसमें है, तो इसमें सही ऑप्शन सी वाला होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, डीसी जनरेटर में जनित ईएमएफ यानी जो जनरेट होने वाला वोल्टेज की वैल्यू है या ईएमएफ की वैल्यू के व्युत्क्रमण यहाँ डैश दिया है के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए जो जनरेटर में ईएमएफ होने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को लिखेंगे, जो यूनिवर्सली पूछा जा रहा है तो उसमें हमें पता चल जाएगा। इसका जो फार्मूला होता है ई, इसमें ई इक्वल टू होता है, या ये कह सकते हैं ई बी इक्वल टू जेड फाई पी एन डिवाइड बाई 60 इंटू ए। ये क्या है पैरेलल पाथ। अब देखिए ए पैरेलल पाथ है, यही जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में पैरेलल पाथ या समांतर पथों की संख्या। तो इसमें जो सही ऑप्शन है समांतर पथों की संख्या, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, कंपास निडल का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में इंगित करता है और वास्तविक उत्तर दिशा के बीच विचलन को वास्तविक उत्तर दिशा के बीच के विचलन को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपास रखा जाता है, कंपास में एक निडल होती है। अगर मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, अब इसका डायरेक्शन नॉर्थ में अगर सही नहीं होता है, कुछ न कुछ ये डिस्टर्बेंस होता है। अब जैसे सपोज कर लीजिए ये है कंपास है, तो कंपास से मान लीजिए नॉर्थ साउथ
पोल इधर है लेकिन इसका इंडिकेशन कुछ इधर आ रहा है, इसको डिक्लिनेशन बोला जाता है, इसको डिक्लिनेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये बी वाला उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, जा वक्री वोल्टता को समीकरण Vt इक्वल टू 150 साइन 628t द्वारा निरूपित किया जाता है, ऐसे सिग्नल की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बेसिक फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले के बेस से हमें इसकी में फ्रिक्वेंसी पता लगाना है, इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है। अब देखिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है V इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। हम इसी का साइन, ये साइन है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यानी कि ओमेगा टी ये है, ओमेगा टी ये है, इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं। ओमेगा टी इज इक्वल टू 628 टी ये बोल सकते हैं। अब यहाँ से टी भी हट गया, टी भी हट गया, दोनों हटा देंगे, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है इससे हम कंपेयर कर देंगे, 2 पाई एफ होता है ओमेगा की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू 2 पाई एफ है तो इसको हम 628 कर देंगे, इसकी वैल्यू है रखेंगे। अब एफ इक्वल टू हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू ये डिवाइड बाई हम 2 पाई कर देंगे। अब इसको 2 पाई से अगर हम कट करेंगे तो देखिए 628 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट, इसकी वैल्यू 3.14 होता है, इसको 2 गुना करेंगे तो 6.28 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 करना में 6, तो इसमें 100 वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 100 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये 100 वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, डीसी जनरेटर, डीसी जनित्र, डीसी जनित्र का बाहरी फ्रेम ठलवा इस्पात यानी कि कास्ट स्टील या बेलित इस्पात यानी कि रोल्ड स्टील से बना एक खोखला बेलन होता है, जिसे के रूप में जाना जाता है। देखिए जो इसका बॉडी होता है या कह सकते हैं इसका बाहर का जो फ्रेम होता है, यह 2 आइटम से बनता है, कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील से बनाया जाता है। अगर छोटी मोटर है तो इसको हम कास्ट स्टील यानी कि ढाल करके बना देते हैं। अगर सपोज कर लीजिए बड़ी लेवल की मोटर है तो उसमें हम रोल्ड स्टील का सीट यूज करके हम उसको बनाते हैं। तो इस बाहरी फ्रेम को जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं यॉक। इसका जो सही ऑप्शन है यॉक होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, कार्क स्क्रू नियम का उपयोग डैश को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्क स्क्रू के रूल को जब हम किस चीज़ को हम निर्धारित करने के लिए करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमें करंट के डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जब करंट के डायरेक्शन पता होगी तो हम क्या है कि जैसे राइट हैंड को हम अंगुली रखेंगे, जिसे या डाउनवर्ड में है या अपवर्ड, उस डायरेक्शन में हम अंगूठा को रखेंगे। उसके बाद जिस डायरेक्शन में हम जैसे अंगुलियाँ होंगी दाहिने हाथ की, जैसे जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो उसी दिशा में उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी कि कार्क स्क्रू रूल के हेल्प से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता लगाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, निम्नलिखित में से किस सेल को लेक्लांसी सेल के नाम से जाना जाता है। लेक्लांसी सेल को प्राइमरी सेल भी बोल सकते हैं। लेक्लांसी सेल उसको बोलते हैं जैसे जो अक्सर गांव में यूज किया जाता है। ये जो एक पार्ट होता है जिंक का, और इस पार्ट के जिंक में एक कार्बन की रॉड डाल दी जाती है, ये कार्बन की रॉड डाल दी जाती है। और ये जो कार्बन की रॉड होती है, ड्राई सेल इसको बोलते हैं, यह कार्बन की होगी। और ये जो बाहर का जो कंटेनर है या इसका जो पार्ट है, यह जिंक का होता है, कार्बन एंड जिंक का। तो इस सेल को हम कार्बन जिंक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है कार्बन जिंक सेल, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, केबल के परावैद्युत बल में एक समान यूनिफार्म है, यानी कि ये कह सकते हैं केबल में जो वोल्टेज स्थित होता है, स्टेज को हम यूनिफार्म प्राप्त करने के लिए यहाँ पर डैश दिया गया है, कहलाती है, उसको हम बोलते हैं केबल की ग्रेडिंग। इसका जो सही ऑप्शन है केबल की ग्रेडिंग बोलेंगे, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, अतिरिक्त उच्च वोल्टता के मामले में घोषित आपूर्ति वोल्टता क्रमशः उच्चतर छोर पर डैश से अधिक या निम्न से अधिक या निम्न छोर पर से भिन्न नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है, कोई ट्रांसमिशन लाइन ही है, अति उच्च वोल्टता किसको बोलेंगे, देखिए वोल्टता की कई कैटेगरी बनाई गई है। अब पहला वोल्टेज होता है जिसे मान लीजिए एलटी वोल्टेज, ये है 250 वोल्ट से नीचे को लो वोल्टेज बोलेंगे। और मीडियम वोल्टेज किसको बोलेंगे, 250 से लेकर के 650 वोल्टेज लेवल को हम मीडियम बोलेंगे। और जो 650 के ऊपर 650 से ऊपर 33 केवी को हम बोलेंगे हाई वोल्टेज बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाई वोल्टेज, ये मीडियम वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है। और ये जो 33 के ऊपर, यानी कि 33 के ऊपर कितना हो जाएगा, 33 के ऊपर 66, यानी कि 66 से लेकर के इसके ऊपर जो है 400 तक के वोल्टेज को, यानी 400 ये केवी है, 400 केवी तक जो वोल्टेज है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अब 400 के अगर ऊपर है तो उसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर को अल्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं। ये कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब अगर ये कैटेगरी में डिवाइड किया गया है तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये निम्न छोर और उच्च छोर, निम्न छोर उच्च छोर क्या होता है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन पे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जनरेशन हो रहा है वोल्टेज का और यहाँ पर लास्ट एंड है, तो यहाँ यानी कि यहाँ हायर पोटेंशियल बोलेंगे और यहाँ इस एंड पर लोअर पोटेंशियल, इसको हायर पोटेंशियल बोलेंगे, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। इन दोनों का जो वेरिएशन होता है वोल्टेज में, इसमें क्या होता है 10% से इस पॉइंट पे 10% तक चलता है और इधर 12.5% होता है। लेकिन अगर हम एवरेज देखेंगे तो लगभग यह 12 वोल्ट है, यह 12% है, ये परसेंटेज में डिनोट किया गया है। एवरेज में जो है ट्रांसमिशन लाइन में ये 12 वोल्ट तक के यूज करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें लगभग 6% के आसपास में यूज किया जाता है, इसमें 6% यूज किया जाता है। तो इसमें देखिए हायर पर जो है, देखिए यहाँ जो ऑप्शन है, तो हायर पॉइंट पर 10% और लोअर पॉइंट पर 12.5% तक ये है वैलिड है, इतने के बीच में इसका वेरिएशन होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कहाँ जुड़ा होता है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, कैपेसिटर कहाँ जुड़ा होता है, देखिए इसमें कोई मोटर है, जैसे सिंगल फेज की मोटर में कैपेसिटर लगाया जाता है तो इसमें दो वाइंडिंग होगी, एक मान लीजिए एक वाइंडिंग ये है और दूसरी वाइंडिंग 90 डिग्री पर कुछ इस तरीके लगाई जाती है। तो इसमें जो कैपेसिटर लगाया जाता है, इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग या कह सकते हैं कि सहायक वाइंडिंग में कैपेसिटर लगाया जाएगा। और साथ में जैसे यहाँ पर देखिए इसमें हम फेज दे दिए हैं या न्यूट्रल दे दिए हैं, तो इसको जो है इसके साथ में ये कनेक्ट कर देंगे और यहाँ मान लीजिए न्यूट्रल दे दिया जा रहा है, एक को फेज दे देंगे दूसरे को न्यूट्रल दे देंगे, तो इस तरीके ये रन करेगी। यानी कि जो सहायक वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है या स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, उसके हम सीरीज में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन इसमें डी सही, सहायक वाइंडिंग से श्रेणी में लगा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से सप्लाई जा रही है, इसके ये सीरीज में होते हुए इस वाइंडिंग में सप्लाई पहुँच रही है।
तो चलिए इसलिए आप इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, क्लास ए पावर एम्पलीफायर की सैद्धांतिक अधिकतम दक्षता यहाँ डैश है। तो इसमें देखिए क्लास ए की जो दक्षता होती है वो लगभग 50% के आसपास में होती है। 50%, 35 से लेकर के 50% के बीच में होती है। और अगर मान लीजिए देखिए इसका जो कैटेगरी बनाया गया है, ए कैटेगरी का ये है और बी कैटेगरी का होता है 76% के आसपास होता है। ए बी का भी लगभग 76% होता है, ए बी। और सी का जो होता है 86% के आसपास में होता है। इस तरीके अलग अलग कैटेगरी के जो एम्पलीफायर होते हैं इसकी इफिशियंसी हो गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स से कौन सी नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन पूछ रहा है। तो इसमें जो नहीं होना चाहिए, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर है तो हल्का सा वोल्टेज पाते ही इसमें लीकेज करंट फ्लो होने लगेगा, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर होगा। तो इसलिए अगर इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये है हाई होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर लो लिखा है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, यह डिजायरेबल माने चाहने वाली ये है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला, नेगेटिव पूछा जा रहा है। नेगेटिव के लिए विशेष ध्यान देना होता है, उसमें गलत होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी में कर्तन, चिपिंग, छीलन, स्क्रैपिंग और खांचन ग्रूविंग के लिए किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है फार्मर चीजल या रुखानी। रुखानी से क्या है, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, मान लीजिए ये कोई मोटी लकड़ी है, इसमें मान लीजिए कुछ सरफेस ऊपर उबड़ खाबड़ है, तो इसमें जैसे जिसको कहते हैं कि ये एक चीजल होता है। चीजल कुछ इस तरीके मान लीजिए है, यहाँ पर एक हैंडल लगा दिया जाएगा, इसी की हेल्प से इसको हम चिपिंग करते हैं या इसको छीलते हैं। तो यह प्रोसेस जो होती है फार्मर चीजल की हेल्प से किया जाता है। ऑप्शन इसका ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर मशीन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग मशीन के लिए कौन सी रॉन्ग फॉलोइंग रॉन्ग फॉर मशीन सोल्डरिंग, मशीन सोल्डरिंग के लिए कौन सा गलत है। तो इसमें जो मशीन सोल्डरिंग के लिए जो गलत ऑप्शन है, इसमें ओवर टेम्परेचर कंट्रोल, ओवर टेम्परेचर कंट्रोल ये है मेथड, रॉन्ग मेथड मानेंगे। तो इसमें क्या है कि जब हम सोल्डरिंग मेथड यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हायर कास्ट प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी जो होता है हायर कास्ट प्रोडक्शन हो जाता है इसका, यानी कि रेट बढ़ जाता है, क्वालिटी अच्छी होती है। यूज फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हाई कास्ट ऑफ मशीन, इस तरीके की जो मशीन बनाई जाती है तो इसमें मशीन का थोड़ा कास्ट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। डीसी जनरेटर आर्मेचर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पाथ होते हैं। समांतर पाथ यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो भी वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ अगर सिंप्लेक्स है तो उसमें 2 होगा, अगर डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर डुप्लेक्स है तो 4 हो जाएंगे और ट्रिप्लेक्स है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई जितने प्लेक्स होंगे उतने से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसलिए वेव वाइंडिंग में 2 होंगे। इसका जो सही ऑप्शन है ये ए वाला होगा। अगर मान लीजिए लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, लैप वाइंडिंग में जितने पोल्स होंगे, पोल इक्वल टू होगा पैरेलल पाथ के इक्वल होता है। इसमें हमेशा पैरेलल पाथ जितने पोल होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका पैरेलल पाथ होगा। अगर सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स इस तरीके है तो उतने नंबर से हम ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे
क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य याद कीजिए। ये कथन है, इस कथन में कौन सा सत्य कथन है और कौन सा गलत है। 4 पॉइंट स्टार्टर यानी 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर से बेहतर होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट से बेहतर होता है, यह बिल्कुल सही बात है। यह पहला ऑप्शन सही है। यह क्यों सही है? 4 पॉइंट स्टार्टर की एक अच्छाई क्या होती है कि अगर मान लीजिए फील्ड करंट की वैल्यू अगर लो हो जाती है, जैसे देखिए ये फील्ड कॉइल है और एक आर्मेचर कॉइल है। एक आर्मेचर कॉइल होती है, मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन में कौन, मान लीजिए शंट मोटर मशीन है, तो इसी के हम सीरीज में एक होल्डिंग कॉइल लगा देते हैं। मान लीजिए ये होल्डिंग कॉइल है, इसी के सीरीज में जोड़ देते हैं। अगर यह स्टार्टर की हेल्प से हम इसको सीरीज में हम जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे इसमें करंट की वैल्यू अगर लिमिट से अगर कम होती है तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम बंद हो जाता है। और सिस्टम जब बंद हो जाता है तो इस टाइप के 3 पॉइंट स्टार्टर बोलेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर बोलेंगे। अगर जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है तो इसमें सीरीज के बजाय इस कॉइल को शंट में लगा दिया जाता है, यानी कि यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से ला करके सीधे हम पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे लगा दिया जाएगा। यानी कि इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के कॉइल को सीधे पॉजिटिव और नेगेटिव से सीधे जोड़ दिया जाता है। ये जो फील्ड करंट फ्लो हो रही थी वह करंट नहीं फ्लो होती है। तो इसमें क्या है कि लिमिट से नीचे होने पर भी करंट वो सिस्टम को नहीं बंद करता। पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर, इसमें क्या है, 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल प्रायः एक छोटा विद्युत चुंबक होता है। बिल्कुल, ये भी जो है अगर 3 ओवरलोड कॉइल बनाया जाता है तो उसमें एक चुंबक होता है। उस लेवल से अगर अधिक उसमें करंट फ्लो होती है तो इनर्जाइज होकर के सिस्टम को ऑपरेट करके उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सेकंड वाला भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। तो आज हम लोग बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।